तो आप जानते होंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये जो है एवरी ईयर कैलेंडर जारी करता है। हर साल एक कैलेंडर जारी होता है, उसमें बहुत सारी जॉब्स निकलती है। वो 10th बेस पे ही होती है, वो 12th बेस, ग्रेजुएशन बेस। तो 10th बेस क्वालिफिकेशन आपकी 10th, तो वो होती है। देन अगर आप 12th की बात करोगे, 12th बेस, तो आपका एक एग्जाम होता है। एंड देन अगर आप ग्रेजुएशन हो गए तो आपका एग्जाम होता है। एसएससी का जारी होता है हर साल, तो हर साल ये वैकेंसी निकालनी होती है। ये कम होंगी ज़्यादा होंगी, ये जरूरी नहीं है, ये फिक्स नहीं रहता, ये ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, एवरी ईयर ये बदलती रहती है। अगर हम बात करें दूसरा एग्जाम, तो एक एग्जाम और होता है जिसको एसएससी फेज, अभी 13 था तो आई थिंक नेक्स्ट वाला जो 14 होगा है ना। ये एसएससी का एक फेज 14, ये हर साल बदलता है। अगर 14 है तो नेक्स्ट वाला 15 साल ही बदलता रहेगा। इसमें वेरियस पोस्ट होती है, मतलब सारी पोस्ट होती है। डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से, यानी कि जो फॉर्म भरने से पहले हमें अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से इसको भरना होता है। अगर मैं बात करूं एमटीएस की यहाँ पर, तो एमटीएस में क्या होता है, आपके पास जब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम में दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए होगा और एक सेक्शन ए में क्या होगा, आपके पास मैथ्स होगी और दूसरा पार्ट होगा रीजनिंग। ये सिर्फ जो एग्जाम होता है सेक्शन ए क्वालिफाई करना होता है। अगर आप कह रहे हो ना कि आपकी मैथ्स कैसी है, आपको डर लगता है मैथ्स, थोड़ा वीक है आपकी, तो सेक्शन ए में क्या होता है कि मैथ्स और रीजनिंग आती है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होती है। इसको मतलब इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं एग्जाम में, इतना मार्क्स ले आओ बस जितना क्वालिफाई हो जाए। देन उसके बाद जो सेक्शन बी होता है, उसके अंदर आपके पास इंग्लिश, एंड देन उसके बाद सॉरी, अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश वाले सेक्शन के बाद आता है आपके पास जी, तो बोलते हैं जनरल, या तो स्टडीज बोल दो, जनरल अवेयरनेस बोल दो, आप कुछ भी बोल दो। तो इस तरह के आपका सेक्शन भी होता है। तो ये जो होता है ना, ये इसमें ज्यादा मात्रा में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है। कट ऑफ जो होती है वो इसी पर बेस्ड होती है, ठीक है। तो एमटीएस का एग्जाम देने के लिए आपको सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ेगा, और उस एग्जाम को देने के लिए आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स रीजनिंग उसमें क्वालिफाई करना होगा बस, और इंग्लिश और जीएस जो है मेन है इसमें। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है या फिर आपकी जनरल स्टडीज अच्छी है तो आप इस एग्जाम के लिए आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम जो है 12th जो सीएचएसएल है और जो सीजीएल है, वो दोनों का सेम पैटर्न होता है, बस इसमें लेवल का अंतर होता है, क्योंकि ये 12th लेवल है और ये ग्रेजुएशन लेवल है, तो थोड़ा सा मार्क्स, थोड़ा से जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल थोड़ा बदल सकता है। मैं थोड़ा सा इसको भी बता देता हूँ सीजीएल के बारे में क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चों का ये सपना है कि उन्हें ग्रेजुएशन पर बेस्ड जो सीजीएल एग्जाम है वही करना है। जितनी भी पोस्ट है वो सब ऑफिसर पोस्ट, सबका मन होता है कि सबको ऑफिसर ही, क्लर्क नहीं बनना है ना, किसी को एमटीएस नहीं बनना, को सीजीएल ही करना होता है। बाकी मैं भी इसको थोड़ा सा बताता हूँ उसका पैटर्न क्या है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ की, तो सबसे पहले एक एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं, या फिर हम इसको, इस एग्जाम में आपके पास मैथ्स और जीएस चार सब्जेक्ट आपके एग्जाम। जब आप एग्जाम दोगे तो इसमें मैथ्स के आपको 25 क्वेश्चन, ऐसे ही आपके रीजनिंग एंड इंग्लिश के भी क्वेश्चन, एंड जनरल आपके क्वेश्चन। आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले, आपके 100 क्वेश्चन।
ये एक क्वेश्चन अगर मार्क्स की बात करूं, यहाँ पे एक वो 2 मार्क्स का होता है, तो 25 के हिसाब से ये आपका 50 मार्क्स का हो गया। देन आपका ये भी आपका 50 मार्क्स का हो गया, ये भी आपका 50 मार्क्स का हो गया, और ये भी आपका 50, यानी कि आप देख सकते हो कल आपका जो एग्जाम है वो 2 मार्क्स का होगा। 25-25 क्वेश्चन आपके आएंगे और हर सेक्शन में, और आपका ये 200 नंबर का पेपर होगा। अब इसकी जो कट ऑफ होती है वो हर सर वैरी करती है, पर हम जब तैयारी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितना कट ऑफ लास्ट ईयर गया था हमें उससे ज़्यादा स्कोर करना चाहिए। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम एलिजिबल हैं, मतलब कर पाएंगे आगे फ्यूचर में। तो हर साल बदलती रहती है। इस साल का जो बताऊं मैं, 2025 का जो रिजल्ट आया था, तो प्री का जो कट ऑफ रहा था, तो वो आपको बताओ कैटेगरीज होती हैं ना, इसमें कि एक होती है अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, एक आपके पास ओबीसी होती है, जो बाकी अदर बैकवर्ड क्लासेस होती है, एक होती है एससी, एक एसटी है, एक ईडब्ल्यूएस होता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो इन सब की ना कट ऑफ अलग अलग जाती है। आपके पास कोई ऐसा रिजर्वेशन है ओबीसी का? ठीक। तो अभी मैं हाल ही में बताऊं तो 2025 का डेटा के हिसाब से जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी, 200 में से वो गई थी 130। तो इसमें अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 130, और ओबीसी की गई थी 130, एससी की और एसटी की लगभग लगभग 114 और 100 या फिर 115 अप्रोक्स, ऐसा आइडिया नहीं होता, 114 गई थी, और ईडब्ल्यू की 27 गई थी। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी इस साल की 2025। यानी कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, प्री क्वालिफाई करना है, तो कम से कम 200 में से आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से 132 लाने जरूरी है और ओबीसी है तो 130 पे आपका सिलेक्शन हो। ये रही थी इस बार की कट ऑफ। लेकिन पिछली बार का डाटा देखें तो पिछली बार की कट ऑफ जो थी वो अनरिजर्व की जी थी, वो 152 ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ना, और जो ओबीसी की वो 150 थी, ज़्यादा ज़्यादा रही थी, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आया था। जैसे पेपर ईजी आता है तो कट ऑफ बढ़ जाती है। इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा सा ठीक ठाक था, तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा पाई, तो सिर्फ 130 तक बच्चों का सिलेक्शन हो। और आने वाले समय में हम देखना पड़ेगा कि हम जब तैयारी करेंगे तो इतना स्कोर तो हम कम से कम करते रहें, क्योंकि आइडिया रहेगा कि इतनी प्रिपरेशन करने पर हमारा सिलेक्शन। अभी आप फ्रेशर हो तो आपको भी समय लगेगा इस चीज़ों को। देन उसके बाद ये तो प्री क्वालिफाई कर लिया है, और आपको पता है कि एग्जाम में इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, क्वालिफाई करना होता है। क्या करना होता है? ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का, बस इस कट ऑफ को क्लियर करके हमारे कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे, बस ये हमने इतने नंबर ले आए तो हम इसको क्लियर कर गए। देन उसके बाद जो मेन पार्ट आता है उसको बोलते हैं मेंस एग्जाम, यानी कि प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्जाम एसएससी का। और उसके लिए हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये एग्जाम हमारा एसएससी का जो होता है काफी बड़ा एग्जाम होता है। इसमें भी वही 4 सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि सबसे पहले इसको सेक्शन में डिवाइड किया होता है, सेक्शन। और सेक्शन ए में आपके पास 2 सब्जेक्ट दिए गए होंगे, क्या होगा? मैथ्स, और एक दिया होगा रीजनिंग, सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में जो मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन, मैथ्स के आपको क्वेश्चन दिखा यहाँ पे आप 30, और 30 आपके क्वेश्चन, ओवरऑल आपके 60 क्वेश्चन। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपको रिटर्न में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद ये 60 क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन मार्क्स का होता है, तो इसके अगर मार्क्स देखें तो 180 मार्क्स बनते हैं यहाँ पे। जबकि पिछला क्वेश्चन जो मैं आपको बताया प्रीलिम, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है, वहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा ये करने पर, और अगर आप माइनस गलत कर देते हो तो आपके पास 0.5 जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 0.5 का मतलब 1/2 की वहाँ पे मार्किंग, नेगेटिव मार्क। एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको 0.5 जाएगा, और अगर आप सही करते हो तो कितने। यहाँ वाले जो मेंस एग्जाम में क्या होता है, एक क्वेश्चन
होता है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 3 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, और अगर आप गलत करते हो तो -1 हो जाएगा, बाकी यहाँ -1 क्यों। 180 मार्क्स का आपका ये टोटल पेपर होगा सेक्शन 1, और फिर उसके बाद सेक्शन बी खुलेगा। अच्छा, इस पूरे आपको टाइम मिलेगा 1 आवर, यानी कि ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1 घंटे में खत्म करना है ये सारा। फिर जैसे अब ये सेक्शन खत्म होगा तभी एकदम अगला सेक्शन ओपन होगा आपके एग्जाम में, सेक्शन बी। ऐसे नहीं कर सकते आप सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए को पहले तब सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में जब आप एंट्री करोगे तो उसमें आपके 2 सब्जेक्ट दिखाई देंगे आपको, एक दिखाई देगा इंग्लिश और एक दिखाई देगा आपको जनरल अवेयरनेस। जैसे आप इंग्लिश की देखोगे तो इंग्लिश क्वेश्चन आपको मिलेंगे 45 और जनरल अवेयर्स के मिलेंगे आपको 25। ओवरऑल आप देखोगे 80 क्वेश्चन, सॉरी 70 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 70 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो ये वाला जो आपका बैठेगा 210 नंबर का एग्जाम, ये आपका 180 और तो ओवरऑल आपका जो टोटल हो गया वो हो गया आपका 90। पेपर आपका 390 नंबर का फाइनल पेपर आता है, मेंस कहते हैं। इसमें एक सेक्शन सी भी होता है, उस सेक्शन सी में होता है सिर्फ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्वेश्चन क्या होंगे? कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे लगभग 15 क्वेश्चन, बस 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे या 20 क्वेश्चन अप्रोक्स इतनी। तो ये क्वेश्चन ये इसके मार्क्स से जुड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई नेचर का है। तो सारा सेक्शन जो कट ऑफ बनेगा वो बनेगा सेक्शन ए सेक्शन बी, जो कि 390 नंबर में से मिले। तो ये हर साल ये भी बदलती रहती है कट ऑफ, कि भाई हमें अगर कोई सी पोस्ट लेनी है तो हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ जाती है, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी, एक आपने सुना होगा सबसे बेस्ट जो मानी जाती है वो है असिस्टेंट, और या फिर एक्साइज ऑफिसर, या फिर इनकम टैक्स। ये सब जो है पोस्ट जो है अच्छी अच्छी पोस्ट है इसमें। इसमें ऑडिटर भी होता है, ठीक है, इसमें आपका टैक्स असिस्टेंट भी होता है, बहुत सारी पोस्ट होती हैं। सीबीआई में भी इसमें वैकेंसी होती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ये बहुत सारी पोस्ट है, लेकिन सबकी कट ऑफ अलग अलग जाती है। ऐसा नहीं है कि सबकी फिक्स है कि 390 में से इतने नंबर लाने पड़ेंगे, किसी के ज़्यादा होंगे तो उसे अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। ये इसका हिसाब रहता है सीजीएल का। इसके अंदर कंप्यूटर के इसके अंदर नहीं, देखो स्कोर तो आप कितना ही कर लो, इसमें ऐसा कोई नहीं कि मिनिमम इतना लाना की जरूरत है। आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतनी ही आपको अच्छी पोस्ट मिल सकती, नहीं मिलेगी। वैकेंसी के ऊपर है, जैसे वैकेंसी अगर 22,000 है और 50,000 बच्चों के नंबर बहुत अच्छे हैं, उनको तो 22,000 बच्चों को तो वो बाकी बच्चे बाहर 12 पेपर देने, अगले साल का फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल कैलेंडर जारी होता है। फिर दोबारा ऐसे आपको प्री देना पड़ेगा, देन उसके बाद फिर मेंस, और अगर आप फिर मेंस रह जाते हैं तो फिर आपको प्री, यानी ऐसा नहीं कि आपका जो प्री है वो बार बार नहीं चलेगा, एक ही मतलब हर बार देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 390 नंबर का पेपर होता है जो आपका फाइनल पेपर, इसी में अच्छा स्कोर करना चाहिए। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है ये भी आपका काफी टफ आ रहा है, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है बेशक। तो अभी अभी इस साल का डाटा बताता हूँ मैं आपको, कि 390 में से नंबर से बहुत बच्चे अच्छे नंबर लाए। जैसे एक बच्चा अभी स्कोर किया, उसने 345 नंबर लाया वो 390 में, और वो कंप्यूटर में 15 एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 45 मार्क्स का सपोज करो, है ना। तो 45 में से उसके नंबर सिर्फ 9 रहे, और वो इसे क्वालिफाई नहीं कर पाया इतना अच्छा स्कोर लाने के बाद भी वो बाहर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में पास होना बहुत जरूरी है। अच्छा स्कोर करने के साथ साथ आपको कंप्यूटर में मार्क्स नहीं ऐड होंगे, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत, तो ऐसे बहुत बच्चे बाहर हुए हैं जिनके कंप्यूटर में अच्छे। तो आपको सारे सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर। कंप्यूटर का सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं होता तो कम ही होता है, ठीक है। बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आप अपनी डे लाइफ में देखते भी होंगे, अगर आप कंप्यूटर वर्क करते हैं थोड़ा बहुत। आपके घर पे कंप्यूटर लैपटॉप कुछ है?
तो आपने देखा होगा कि MS वर्ड, MS एक्सेल आप यूज, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सब बारे में पूछ, थोड़ी इसकी हिस्ट्री होती है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन होता है अलग, और इसमें जो वोकैब सेक्शन अलग होता है, आपने देखा होगा। तो हाँ, जो वोकैब सेक्शन में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब आते हैं इसके अंदर, वोकैब सेक्शन के अंदर। और अगर हम ग्रामर सेक्शन की बात करें तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब पढ़ने पड़ेंगे आपको। जनरल अवेयरनेस में सर ने आपको बता दिया होगा कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ना पड़ेगा आपको। एंड देन स्टैटिक जीके अलग होती है, पढ़ना होता है। हाँ, स्टैटिक वाली। लेकिन जीए का जो क्या कहते हैं, इसका सिलेबस जो है काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा सिलेबस। रीजनिंग के अंदर बात करूँ तो रीजनिंग का सिलेबस जो है वो एकदम लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। मैथ्स का सिलेबस भी लिमिटेड। इस मैथ्स को अगर हम देखें तो दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैथ्स को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? दो में। अगर मैं सिर्फ मैथ्स की बात करूं तो इसके दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा आपका अरिथमेटिक, दूसरा हिस्सा होगा आपका अरिथमेटिक और एडवांस, दो हिस्सों में मैथ्स को डिवाइड किया जाए। अरिथमेटिक की बात करूंगा तो अरिथमेटिक में सबसे पहले जो चीज आपके पास देखने को मिले, परसेंटेज। सुना आपने सब कुछ होगा, लेकिन आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व। देन परसेंटेज के बाद दूसरा सेक्शन आएगा आपका, तो बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सही। और इसी के साथ हम लोग कवर करेंगे SINC। देन एक सेक्शन आएगा आपका रेशो एंड, के बाद आपका नेक्स्ट जो सेक्शन होगा रेशियो प्रोपोर्शन के बाद वो होगा मिक्सचर डेलीगेशन। प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, each, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप। कुछ पार्ट मैंने बताए हैं, उसमें और भी ऐड होते रहते हैं थोड़े बहुत। एडवांस सेक्शन में अगर ध्यान से देखें आपको देखने को मिलेगा एक एलजेब्रा, दूसरा आपको मिलेगा ज्योमेट्री, आपको मिलेगा एंड फोर्थ वन आपको मिलेगा मेंसुरेशन। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन, परसेंटेज, SICI, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, एज। ये मैथ्स का कुछ कुछ सिलेबस है जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो पेपर देखा जा रहा है उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो आपका मेंसुरेशन सेक्शन ज्यादा आ रहा है। आपको कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का होगा, दो तीन क्वेश्चन अलजेब्रा के हो सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस का फिक्स होता है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन का होता है, SICI में से कोई भी एक आ जाता है, और एक मिक्सर एलिगेशन। मतलब ये ज्यादातर पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे कि एक टॉपिक होता है इसको हम बोलते हैं सर्ट्स और इंडाइसिस, और एक होता है हमारा स्क्वायर रूट, और एक होता है नंबर सिस्टम।
ये नंबर से। ये छोटा सा टॉपिक आपका मैथ्स का रहेगा। ध्यान रहेगा आप लोगों को। धीरे धीरे हम कवर करेंगे क्योंकि अर्थमेटिक को पहले सेक्शन में हम कवर करेंगे, देन उसके बाद एडवांस। आपका बैकग्राउंड कैसा रहा था मुझे थोड़ा बताओ कि आप साइंस स्ट्रीम से रहते, कॉमर्स से रहते? कॉमर्स स्ट्रीम से, तो आपका मैथ्स बैकग्राउंड था। विद मैथ्स थी ना आपके पास अकाउंट? विदाउट मैथ्स कंप्यूटर साइंस था। क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ना वो आपका लगभग मैच करता है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से होती तो आपने पढ़ा होता सब कुछ, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। वैसे 10 तक तो आपने पढ़ा ही होगा ये सब चीज़, है ना? खुद आपने चीज़ें पढ़ी हैं ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। बाकी हम इसको कवर करेंगे एक एक करके, ठीक है? सी टेट में क्या होता है कि मैथ्स आती है लेकिन वो थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है, कम लेवल। हाँ, थोड़ा इसमें सेक्शन हट जाते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी वहाँ पे, थोड़ा कम हो जाएगी, सेक्शन यहाँ से हट जाएगा। और वहाँ पे कुछ ऐड भी हो जाते हैं, रीजनिंग थोड़ी ज़्यादा आ जाती है वहाँ टेट में ना, टीचिंग एग्जाम्स में। टीचिंग एग्जाम के लिए भी मतलब देखो मैथ्स का सिलेबस सबके लिए फिक्स होता है, ज़्यादा कम हो सकता है किसी एग्जाम में, ठीक है? अगर आप बैंकिंग की बात करोगे बैंकिंग में भी आता है, अगर आप एसएससी की बात करोगे तो क्या आएगा, अगर आप रेलवे की बात करोगे तो रेलवे में। आप रेलवे के बारे में सुना है? रेलवे में आप देखा होगा कि एक डिपार्टमेंट से बोलते हैं एनटीपीसी, रेलवे की जॉब्स निकल, आरआरबी भी, ये सब रेलवे की जॉब है, सब में सिलेबस सेम है। अगर आप किसी क्वेश्चन करते हो तो आप ये मत सोचो कि आपकी सिर्फ एसएससी सीजीएल की तैयारी हो रही है, नहीं, आप सभी की तैयारी कर पा रहे हो। ये मैथ सबकी कॉमन है और सेम रीजनिंग भी सबकी कॉमन है। अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं एक सिलेबस अपना कंप्लीट, तो आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल। सेम जैसे मैंने सीजीएल बताया, ऐसे सी ऐसी सेम रेलवे की बात करें तो रेलवे में ही दो तरह की पोस्ट। रेलवे में अगर हम बात करें तो एक होती है अंडर ग्रेजुएट, 12th, आपकी 12th एलिजिबल। अगर एक ग्रेजुएट बेस्ड होता है, सेम इसका भी होता है, फिर उसका एक मेन होता है, और देन उसके बाद आपकी टाइपिंग होती है, टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट ऐसे में नहीं बताया, सी में भी टाइपिंग टेस्ट मैं लिख देता हूँ। अगर मैं सीजीएल की बात करूँ तो सीजीएल में मेंस देने के बाद जब एग्जाम हो जाता है तो बाद भी टाइपिंग होती है, टाइपिंग टेस्ट होता है। और इसमें मिनिमम स्पीड आपकी होनी चाहिए कम से टाइपिंग टेस्ट 30 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर टाइपिंग भी होना जरूरी है, इसमें भी बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं। मतलब आपने प्री दिया, क्वालिफाई किया, मेंस दिया, वो भी आपने क्वालिफाई कर लिया, जो उसका कंप्यूटर सेक्शन था वो भी आपने क्वालिफाई कर लिया, देन उसके बाद आपकी टाइपिंग है, तो टाइपिंग आपको चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। यानी अगर आप इसमें रह गए तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगी। यानी कि सब चीज़ जरूर हो जाए, मतलब लग रहा है मैं ऐसे देख के थोड़ा सा बच्चों की मन में क्या होता है ना, थोड़ा प्रेशर होता है। जैसे टाइपिंग के लिए बहुत बच्चे क्वालिफाई किए, उनका सेंटर गया कहीं पर, तो कई बार ऐसा होता है बच्चों की बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि उनका ना कंप्यूटर जो सही नहीं चल रहा था, कीबोर्ड सही नहीं चला था। क्यों? इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, किसी का कीबोर्ड में कोई बटन नहीं दब रहा, वो टाइपिंग कर रहा है लेकिन उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो ऐसे कई बार बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब वो बोल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता उस टाइम पे, या तो बहुत बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई हो, डिपार्टमेंट सुनता है। तो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए होती है, ठीक है? और अगर यही एग्जाम सीएचएसएल का होगा तो सीएचएसएल में स्पीड बढ़ जाती है, सीएचएसएल में यही स्पीड हो जाती है 35, वहाँ पे इतनी चाहिए क्वालिफाई करने। और अगर मैं रेलवे की बात करूँ तो अभी 30, और सीजीएल में भी 30 चाहिए, लेकिन सीएचएसएल में 35। यहाँ पे और यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, आपको लग रहा होगा आसान है, ये तो है, पर यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बैक स्पेस है ना, वो अलाउड नहीं होता।
तो आप को हटा नहीं सकते हो। तो ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों को। जैसे आपकी स्पीड बहुत अच्छी है लेकिन आपसे गलतियां हो रही है, तो आप इन वाली स्पीड्स में तो क्या कर सकते हो, कैंसिल करके दोबारा लिख सकते हो। यहाँ पे एक बार गलती हो गई तो आप उसको बैक स्पेस से हटा नहीं सकते, वो आपकी काउंट हो जाएगी एरर में। और यहाँ पे सिर्फ 5% एरर ही 5% एरर ही आपको माफ होते हैं। इससे ज्यादा अगर आपने एरर कर दी तो आप क्वालिफाई हो। और ये जैसे कि 10 मिनट्स का पेपर होता है, यानी 10 मिनट का एग्जाम है, तो 10 मिनट में आपको 300 वर्ड लिखने हैं। क्या लिखने? तभी तो आप देखोगे, हिसाब लगाओगे तो 10 से डिवाइड करोगे 30 वर्ड पर मिनट आ जाएगा। तो 300 वर्ड आपको 10 मिनट के अंदर टाइप करने हैं। लेकिन वर्ड 300 नहीं होते, 300 से ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं 300 का 5% निकालूं तो आपका 15 नंबर होंगे, है ना, वर्ड्स। तो अगर 15 वर्ड्स आपका एरर कर रहा है वो माफ हो जाएगा, है ना। 300 का 5% 15 बैठेगा, जो कि आपका 15 वर्ड्स होंगे। अगर 15 वर्ड्स आपने गलत कर दिए तो वो उसको नेग्लिजिबल, यानी कि उसको नहीं माना जाएगा, वो आपकी स्पीड उतनी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर 15 से ज़्यादा हो गए, 16 हो गए, तो एक फॉर्मूला दिया जाता है, उस फॉर्मूले के हिसाब से आपके वर्ड्स कम हो जाते हैं। जैसे एक फॉर्मूला होता है, आपके ओरिजिनल वर्ड जो होते हैं आपने टाइप किए, ओरिजिनल वर्ड्स माइनस तो आपका एरर हुआ है वो इनटू कर देते हैं 10 से, 10 से, तो उतने आपके बच जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मैंने 16 एरर कर दिए और एरर कितने माफ थे? 15। एक एरर एक्स्ट्रा है मेरा, यहाँ पे वो जो एरर एक है ना उसकी 10 से हो जाए। मैंने मान लो 300 वर्ड किए थे और अब 10 एकम 10 तो कितने हो जाए? 90 हो जाए। मेरी स्पीड बैठेगी 9, है ना, और मैं डिस्क्वालीफाई। गलत करने पर मतलब ये समझ लो 10 वर्ड कम हो जाते हैं, ये पूरे के पूरा। गलतियां बहुत कम करनी चाहिए। इसकी मेन जो होती है, टाइपिंग टेस्ट में बच्चे थोड़ा से दिक्कत कर जाते हैं। एग्जाम आसान होता है, एग्जाम प्री भी निकाल लोगे आप, मेंस भी निकालोगे, लेकिन प्रिपरेशन के साथ साथ लेकिन टाइपिंग थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तुम तरीके से मतलब साथ साथ तैयारी करते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। सेम ग्रेजुएट के अंदर कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें टाइपिंग नहीं होती है, और कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें टाइपिंग होती है। अगर आप टाइपिंग वाले एग्जाम देते हो तो आपको स्पीड रखनी पड़ेगी, और अगर आप सोच रहे हो कि मैं टाइपिंग वाले को एग्जाम नहीं देना चाहते हो तो आप नहीं दे सकते, ठीक है। जो एसएससी स्टेनो का एग्जाम होता है ना, वो एग्जाम में आपको सिर्फ मैथ्स देखने को नहीं, बाकी सारा पैटर्न सेम होता है। वो प्री होता है और देन उसके बाद टाइपिंग होती है, एक ही एग्जाम होता है, उसका मेंस नहीं होता। काफी बच्चे सेम सिलेबस, जैसे वही 25-25, उसमें इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चों की इंग्लिश वहाँ पे थोड़ी सी देखी जाती है स्कोर के हिसाब से, स्कोर वहीं बनता है। स्टेनो की आप कर सकते हो, लेकिन स्टेनो के लिए फिर आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी, स्टेनो है ना। तो स्टेनो की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, टाइम लग जाता है, फिर लगभग आपको 1 ईयर तो लगेगा प्रिपरेशन। बाकी आप उसको चुन, साथ साथ हो सकती है, लेकिन आप एक बार में एक ही डिग्री यूज, आप कोई एग्जाम के लिए कर रहे हो ना, तो आपने एग्जाम बीएड की डिग्री की टीचिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप बीएड की डिग्री लगा सकते हो, दोनों एक साथ लगाओगे तो वो इलीगल। बीएड लगा सकते हो, कोई एक दिखा, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों एक साथ नहीं दिखा, गलत है ना, ये चीज़ है। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल है ना अभी। अच्छा, सीजीएल के एलिजिबल के लिए क्या होता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, या फिर अगर आप लास्ट ईयर में हो ग्रेजुएशन तो भी आप दे सकते हैं, एक डेट दी जाती है। बिल्कुल
मैंने कहा ना, ये जो हम सिलेबस पढ़ेंगे ना, हम बिल्कुल लो लेवल से लेके हाई लेवल तक जाएंगे, तो उसमें सारे कवर हो जाएंगे, छोटे एग्जाम्स भी कवर हो जाएंगे और बड़े एग्जाम्स भी। कुछ भी अगर छोटी सी चीज में आपसे तो बेसिक चीजें पूछता हूँ, है ना। जैसे कि आप छोटा सा टॉपिक, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना। आप मुझे बता सकते हो ये क्या स्क्वायर रूट है, तो अगर मैं इस संख्या का स्क्वायर रूट कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। हाँ, पेयर बनाते हैं। तो क्या हम इसका आंसर ऐसा हो सकता है कि देखते बता दें कि पॉसिबल है ऐसा। इसका आंसर होगा 1 1 1 होगा। कैसे, देखो ये ट्रिक होती है, मतलब ट्रिक क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप सर 11 से 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 120 11 का स्क्वायर होता है ना। अगर मैं 111 को और 111 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो आप नॉर्मल तरीके से कैसे करते हो, आप करते हो 1 1 आएगा, देन उसके बाद आपका फिर 1 1 1 आएगा, देन उसके बाद फिर आपका 1 1 और 1 आएगा, यानी ओवरऑल आप देखो तो 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, आपका 2 1 रिजल्ट आया। अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 1 1 1, है ना, और इसकी मल्टीप्लाई 1 1 1 से ही कर रहा हूँ मैं, आप 1 1 4 बार आएगा पहले तो, है ना, देन फिर 4 बार आएगा, देन फिर 4 बार आएगा, और लास्ट में 4 बार आएगा, है ना। ओवरऑल हमारा 1 बनेगा, फिर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ पे 2 1 बनेगा। तो इससे एक बात सीखने को मिलती है हमें कि जो 1 1 वाला केस है, तो जैसे अगर हमारे पास 11 है ना, और हमसे कोई कह रहा है 11 का स्क्वायर करिए, क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो आप देखो इसमें 2 बार 1 लिखा हो, तो आपको करना है क्या, काउंटिंग करनी है, पहले 1 लिखना है, तो 1 के बाद क्या आता है, इसमें 2 1 थे इसलिए आपको 2 तक जाना है, 1 2, और देन उसके बाद उल्टा गिनती करनी है, 2 के बाद क्या आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 1 1 का स्क्वायर करिए, तो आपको देखना है कितना बार 1 आ रहा है, 3, तो आपको काउंटिंग करनी है 1 2, और देन उल्टा करना है 2। अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 1 1 1 का स्क्वायर है, तो क्या आंसर होना चाहिए, 1 2 4, एंड देन कॉन्सेप्ट अगर मैं पता होंगे तभी हम जल्दी कर पाएंगे। देखो ये हर किसी को अगर पता होगा तो वो जल्दी कर देगा, नहीं पता होगा तो उसके लिए डिफिकल्ट। तो इसका आंसर मैंने कैसे दिया, मैंने देखा कि 1 2 3 है, बार तक है, और आपको पता है ये क्या होगा, ये 1 1 1 का स्क्वायर रहा होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए 1 1 1। तो ऐसी संख्या देख के आप बता सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अंडर रूट के अंदर 1 2 4 5 एंड 4 3 1 आ रहा है, तो ये आंसर क्या है ना, तो 1 1 1। बेसिक ट्रिक्स होती हैं जो हमें क्वेश्चन को जल्दी करने में फायदा देती है। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आप जब स्क्वायर करते हैं तो आप स्क्वायर कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि 90 स्क्वायर करिए, तो आप बता सकते हैं करते हैं, आपको बिना पेन उठाए आपको आंसर बताना आंसर होगा 96। मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको बताना है, तब आप बता पाओगे। अगर मैं ऐसे कहता हूँ 97 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मैं अगर मुझे पेन उठाने के लिए मना भी करे तो मैं तब भी कर सकता हूँ। तो मुझे पता है कितना आएगा, क्या आएगा आपका 94। कैसे आ रहा है आंसर, कभी भी आपके सामने ऐसा आ जाए, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। मैं छोटा सा एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी करने को मिले। तो
अगर मैं आपके सामने कोई भी चीज लेता हूँ, कोई भी संख्या लेता हूँ जो नियर बाय 100 है, तो 100 के आसपास अगर कोई संख्या देखने को मिले तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें? जैसे मैंने आपसे कहा कि 99 का स्क्वायर निकालिए, तब 99 जो है 100 के आसपास है। पहला स्टेप आपको करना क्या है, आपको देख रहे हैं 99 जो है 100 से कितना कम है। 99 आपने लिखा और एक कम था तो आपने 1 यहाँ पे माइनस कर दिया, तो आपको मिलेगा 98। ये जो 98 था, ये आपके आंसर की स्टार्टिंग में 2 डिजिट हो गई। फिर आपको देखना है कि ये जो जितनी कमी आ रही थी, आपको उसका स्क्वायर करना है। एक का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। लेकिन आपको यहाँ पे 2 डिजिट लिखनी है। 1 को 2 डिजिट बनाने के लिए उसके आगे 0 लगा लेंगे, क्या आंसर हो जाएगा? ये हमेशा 1 नहीं, जितना वो कम है 100 से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ 98 का स्क्वायर निकालो, है ना? कितना कम है 100 से? 2 कम है, तो 2 माइनस करने हैं। कितना बचेगा? 90। क्या गया? हमारे आंसर का स्टार्टिंग में 2 डिजिट हो। ये जो 2 है उसका स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 को 04 ली। अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि 95 का स्क्वायर चाहिए मुझे ना, तो 100 से कितना कम है? 5। 95 में से 5 कम हो जाएंगे तो कितना आएगा? 90। स्टार्टिंग की 2 डिजिट हो गई। और जो 5 कम है उसका स्क्वायर कितना होता है? 25। वो स्टार्टिंग में ही 2 डिजिट है, तो उसके आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं। अगर सिंगल डिजिट आ रहा है स्क्वायर करने पे तो उसके आगे 0 लगा देंगे, अगर नहीं आ रहा तो नहीं लगाएंगे। सबके हाँ, नियर बाय 50 अलग हो सकता है, 100 के ऊपर भी जा सकते हैं, 50 से नीचे भी जा सकते हैं, 50 से ऊपर भी जा सकते हैं। और अगर किसी नॉर्मल संख्या का स्क्वायर निकालना हो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 23 का स्क्वायर निकालना है ना, तो इसके लिए हमें एक चीज याद रखनी पड़ती है, ये 2 डिजिट नंबर, तो लास्ट डिजिट को देखो, स्क्वायर कर दो, कितना होगा? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 का डबल कर दो, 12 2 डिजिट नंबर है, तो सिर्फ 2 को रखना है आपको और ए को कैरी में छोड़। अब आगे वाले का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर, और 4 में ही कैरी जो है जोड़। हाँ मैं, अगर आपके सामने कभी ऐसे कोई संख्या ए स्क्वायर आ रहा है तो आपको करना है क्या? बी का स्क्वायर करना है, आपको ए का स्क्वायर करना है, और बीच में का जो मल्टीप्लीकेशन डबल करना है, लास्ट का स्क्वायर। फिर अगर वो 2 डिजिट नंबर है तो उसका एक डिजिट रखना है, एक डिजिट को आपको यहाँ पे कैरी देना है। फिर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर डबल करना है, उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है उसका भी स्क्वायर करना है। इस तरह से आप एक नंबर का आंसर दे पाओ। तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 32 का स्क्वायर चाहिए, कैसे करेंगे? ये तो सिंगल डिजिट, 12 2 डिजिट है इसलिए हमारा ये सब में अप्लाई हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी है। इससे क्या होगी? हमारी मैथ्स जो है इंप्रूव होगी, और जब मैथ्स इंप्रूव होगी तो फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी से उसको सॉल्व कर। तो अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो स्टार्ट करेंगे। आज ज़्यादा अभी नहीं पढ़ रहे, कल की बस इंट्रोडक्शन दिया मैंने। आप डिसाइड आपने कर लिया कि मुझे सीजल तो आपका मेन एग्जाम है। बाकी जब तैयारी करोगे तो आपके बहुत सारे एग्जाम तो आपको समझ में आते रहेंगे, यार हर एग्जाम में यही आता है। और कोई डाउट है आपके मन में तो बता दीजिए। क्लासेस कब कब होंगी? ओके, मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स, सर आपको पढ़ाएंगे जीएस एंड इंग्लिश। इस तरह से आपके 4 सब्जेक्ट कवर होंगे। सर आपका सेक्शन चलेगा वो, सर आपको बता देंगे टाइमिंग का क्या रहेगा, कि आप सर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको बता दें।
कर सकते हो आप। देखिए होता क्या है ना, कुछ एग्जाम्स में, पर आप कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि रेगुलेट जो जो रेगुलर करते हैं क्या वही एलिजिबल होता है, या फिर प्राइवेट वाले भी एलिजिबल। कई बार ऐसा होता है ना कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो मना कर दिया जाता है, वो डिग्री जो है मान्यता नहीं है उसकी। डिग्री ऐसी होनी चाहिए, मान्यता होना जरूरी। और कोरस्पोंडेंस से कौन कराता है? गेड कराता है कोरस्पोंडेंस। कंफर्म नहीं है, थोड़ा एक बार आप ये कंफर्म कर लीजिएगा। गेड का मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, तो वो आप एक बार कंफर्म करके कि क्या हम ऐसे प्राइवेट से करेंगे तो क्या वो मैं एग्जाम दे सकते हूँ, क्या वाला नहीं दे सकते हो, अब फिर फायदा नहीं है, आपका वेस्ट जाएगा। ठीक है। और अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि मैं करा दूंगा तो आप कर लेना, लेकिन उससे बोल देना कि वो मेरा ऐसा होना चाहिए डिग्री कि जो मेरे ना क्या कहते हैं उसे, डिजी लॉकर पे भी दिखनी चाहिए। डिजी लॉकर पे अगर वो शो हो रही है देन वो गलत है। और कोई मन में डाउट आपका? क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट हो जाएंगी, बता दिया होगा आपने, 5 to 7 की। ठीक। तभी हम कवर कर पाएंगे सिलेबस। और अभी आप एम लेके चलिए, अभी तो आपने एंट्री ली है ना। हाँ, पर आपने आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के तैयारी करते रहो, आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने आप को ना 1 साल तो प्रॉपर देना है आपको, जिससे आपको लगे कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सारा, मैथ्स का भी सिलेबस कंप्लीट है, रीजनिंग का भी कंप्लीट है, जीएस का, इंग्लिश का। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए देन आपको फिर जरूरत नहीं होती। देन आपको उसके बाद क्या होता है, रिवीजन करना होता है। नोट्स आपके पास प्रोवाइड हो जाते हैं, आपको रिवीजन करना होता है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम आपको करा सकते हैं। हम आपको जब सिलेबस कराएंगे तो साथ के साथ में आपको PYQ भी लगा, मतलब जो एग्जाम्स में पूछ। देखो, जो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज आपके लिए वैल्यूबल है, तो आप उसको नोट्स की फॉर्म में उतार लीजिएगा। ऑफलाइन नोट्स मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है। बाकी खुद के नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा।